हेलो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं। फिर से आज आप लोग का स्वागत है बायोलॉजी के इस 2020 सेशन में। और मैं अंकुल पटेल आप सभी का स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल पे। और चलिए आज हम लोग जो है फिर से जो है इस सेशन में 20 ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करने वाले हैं, जो एग्जाम व्यू से जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और पूछने की ज़्यादातर संभावनाएं हैं। तो चलिए बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। सबसे पहला क्वेश्चन है, लैक ओपेरॉन में कितने संरचनात्मक जीन होते हैं। लैक ओपेरॉन में जो है कितने संरचनात्मक जीन होते हैं। तो जल्दी से फटाफट जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में। ऑप्शन ए में है 1, बी में है 2, सी में है 3 और डी में है 4। आप लोग को जो है लैक ओपेरॉन जब पढ़ाया गया था क्लासरूम में, तो हम बताए थे कि संरचनात्मक जीन जो है मेल्ले रूप से जो है 3 प्रकार के होते हैं, और वो तीनों का नाम भी हम बताए थे जेड, वाई और ए। और यहाँ पे भी लिखा हुआ है जेड, वाई और ए। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि संरचनात्मक जीन लैक ओपेरॉन मॉडल में खास करके 3 प्रकार के होते हैं, जेड, वाई और ए। तो चलिएगा बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकेंड लगा दिया गया है स्क्रीन पर एक और बेहतरीन क्वेश्चन, और आप लोग इसको पढ़िए और जल्दी से जवाब देने का प्रयास कीजिए। मेंडल ने प्रतिपादित किया, आखिर जो है किस नियम को मेंडल ने प्रतिपादित किया है। सहलग्नता का नियम, आनुवांशिकता का नियम या थर्मोडायनेमिक्स का नियम, या इनमें से किसी को भी नहीं प्रतिपादित किया। तो आप लोग जो है जल्दी से कमेंट बॉक्स में जवाब देने का प्रयास कीजिएगा, और हम बता देते हैं तब तक आप लोगों को। इसका सही आंसर जो है बी होगा, यानी कि आनुवांशिकता का नियम। मेंडल ने जो है आनुवांशिकता के नियम को प्रतिपादित किया है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा जी। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। चलिएगा बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर थर्ड, प्रतिकोडोन या एंटीकोडोन, दोनों एक ही चीज है, प्रतिकोडोन बोलिए या एंटीकोडोन, पाए जाते हैं। आखिर किसके ऊपर एंटीकोडोन पाया जाता है। क्या डीएनए के ऊपर पाया जाता है, या टीआरएनए के ऊपर पाया जाता है, या आरआरएनए के ऊपर पाया जाता है, या एमआरएनए के ऊपर पाया जाता है। तो जल्दी से आप लोग जवाब देने का प्रयास कीजिए। अगर मालूम है तो ठीक है, नहीं तो इसका जवाब जान लीजिए कि जेनेटिक कोड एमआरएनए पर पाया जाता है, लेकिन जब बात किया जाएगा एंटीकोडोन के बारे में तो हमेशा याद रखिएगा एंटीकोडोन जो है टीआरएनए के ऊपर पाया जाता है, और इसलिए इसका सही आंसर जो है आपका बी हो जाएगा। तो ये चीजें याद रखिएगा। चलिएगा बढ़ती हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िएगा, स्क्रीन पे लगा दिया गया है एक और बेहतरीन सवाल जो एग्जाम व्यू की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बताइए आप लोग। तो क्वेश्चन नंबर ए में है, जी सी के साथ जोड़ी बना सकता है। क्या टी ए के साथ जोड़ी बना सकता है, या ए यू के साथ जोड़ी बना सकता है, और टी यू के साथ। मैं पहले बता दूं जी और सी है क्या। तो याद रखिएगा जी से गुआनिन, सी से साइटोसिन, टी से थाइमिन और ए से जो है एडेनिन होता है। और इसी के बारे में बताना है क्या गुआनिन साइटोसिन के साथ जोड़ी बनाता है। तो जी हाँ, ऑप्शन फर्स्ट जो है सही है। बी टी जो है यानी कि थाइमिन एडेनिन के साथ जोड़ी बना सकता है। तो हाँ बना सकता है। एडेनिन यूरासिल के साथ जोड़ी बना सकता है। तो हाँ बना सकता है। लेकिन जो है आपको एक ही बच गया है 4, यानी कि डी बच गया है, जिसमें थाइमिन और यूरासिल है। तो आपको हम बता दें कि जहां थाइमिन रहता है वहां यूरासिल नहीं रहता, जहां यूरासिल रहता है वहां थाइमिन नहीं रहता। तो दोनों का जोड़ी बनना जो है पॉसिबल है ही नहीं, और इसलिए इसका जो है गलत जोड़ी जो है डी हो जाएगा। तो इसका सही आंसर डी। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में है, निम्न में कौन मोबाइल अनुवांशिक पदार्थ है। निम्न में कौन मोबाइल अनुवांशिक पदार्थ है। तो याद रखिएगा मोबाइल अनुवांशिक पदार्थ जो है निम्न में कौन है बताते हैं हम। ऑप्शन ए में है खंडित जीन को मोबाइल अनुवांशिक पदार्थ कहते हैं, ट्रांसपोजोन को कहते हैं, जंपिंग जीन को बोलते हैं, या बी और सी दोनों होगा। तो याद रखिएगा मोबाइल अनुवांशिक पदार्थ ट्रांसपोजोन को बोलते हैं, ये आप लोग याद रखिएगा। चलिएगा बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जेड या जेड डब्ल्यू तरह का लिंग निर्धारण किस में देखा गया है। जेड जेड या जेड डब्ल्यू तरह का लिंग निर्धारण किस में देखा गया है। घोंघा में, तिलचट्टा में, मोर में, मनुष्य में। तो याद रखिएगा जेड जेड या जेड डब्ल्यू जो है खास करके
पक्षियों में पाया जाता है और इनमें से एक ही हमको पक्षी दिखाई पड़ रहा है, वो है मोर। तो मोर में जो है इस प्रकार का लिंग निर्धारण देखा जाएगा, तो इसका सही आंसर जो है सी हो जाएगा। चलिएगा बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिएगा स्क्रीन पे लगा दिया गया है एक और बेहतरीन सवाल, आप लोग पढ़िए और इसका जवाब दीजिए। मेंडल अपने प्रयोग में सफल हुए क्योंकि, आखिर क्या कारण था कि मेंडल अपने प्रयोग में सफल हो गए? तो सबसे पहला है, उसने जो है मेंडल ने मटर के पौधे को चुना, स्वतंत्र लक्षणों का अध्ययन किया, अत्यधिक लक्षणों को चुना, मटर का पौधा द्विलिंगी होता है। तो सबसे पहले बता दूं कि मटर का पौधा द्विलिंगी कब होगा? जब मटर का पौधा मेंडल चुनेंगे तब तो। अब अत्यधिक लक्षण कैसे चुनेंगे भाई? पहले तो मटर का पौधा होना चाहिए। तो इसका सही आंसर जो है, उन्होंने जो है मटर के पौधा को चुना, इसलिए जो है मेंडल अपने प्रयोग में सफल हो पाए। अगर मेंडल जो है मटर के पौधा को ही नहीं चुनते तो वो सफल ही नहीं हो पाते, क्योंकि उसका पुष्प जो है द्विलिंगी होता है। ये सारा कारण होता है और जिसके कारण जो है मेंडल जो है सफल हो पाए अपने प्रयोग में। चलिएगा बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, आरएनए के आधार अनुक्रम, यानी कि आरएनए के ऊपर में जो अनुक्रम पाया जा रहा है वो जो आपको दिखाई पड़ रहा है AUGCCCUGA का सही आध अनुक्रम डीएनए में क्या होगा? यानी कि ये अनुक्रम दिया हुआ है, ये आरएनए पे प्रेजेंट है और डीएनए के स्ट्रैंड का अनुक्रम बताना है। तो हम आपको बता दें कि अगर आरएनए में ए है तो ए की जगह पे क्या होगा? एडेनिन किसके साथ जुड़ता है जी? थाइमीन के साथ। तो यहां पे याद रखिएगा थाइमीन हो जाएगा, टी हो गया आपका। यूरासिल है यहाँ पे, यू जो है ए के साथ जुड़ेगा। तो ध्यान रखिएगा इसमें ए तो है नहीं, इसमें ए है, तो ये सही लग रहा है। अभी देखिएगा टी ए दो गो में है, यहाँ पे भी यहाँ पे भी। उसके बाद देखते हैं सी के जगह पे यहाँ पे जी होना चाहिए, तो इसमें भी जी है और इसमें भी जी है। चलेगा उसके बाद फिर जी है तो उसके बाद सी होना चाहिए, तो इसमें भी सी है और इसमें भी सी है। चलेगा उसके बाद जो है फिर से सी है तो इसमें जी होगा, तो इसमें सी ही है, तो इसलिए गलत हो जाएगा। और ये जो है आपका बी सही आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे जो है अगर हम पता करें, जैसे कि ए का उल्टा क्या होगा? टी होगा, और यू का ए होगा, और सी का यहाँ पे जी होगा, और जी का यहाँ पे सी होगा, फिर सी का यहाँ पे जी होगा, फिर जो है सी है तो फिर से जी होगा, फिर यू है तो यहाँ पर ए होगा, फिर जी है तो सी होगा, और ए है तो टी होगा। इसलिए इसका सही आंसर जो है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए आरएनए है तो आरएनए पे जो बेस पेयर है, आरएनए के ऊपर जो बेस पेयर पाया जाता है, डीएनए के बेस पेयर का विपरीत बेस पेयर बनता है। तो याद रखिएगा, फिर इसका विपरीत हम लोग निकालेंगे तो डीएनए का जो है बेस मतलब अनुक्रम निकल जाएगा, यानी कि डीएनए के ऊपर जो पाया जा रहा है अनुक्रम वो निकल जाएगा। तो ये जो है आपका सही आंसर हो जाएगा बी। चलिएगा 9 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और लगा दिया गया है स्क्रीन पर एक और बेहतरीन सवाल, और आप लोग पढ़िएगा जल्दी से। मानव नर की आनुवांशिक पहचान की जाती है, बताइएगा। मानव में जो नर होता है उसकी आनुवांशिक पहचान कैसे करेंगे? केंद्रक के द्वारा करेंगे, कोशिकाओं के द्वारा करेंगे, ऑटोसोम के द्वारा करेंगे, या लिंग गुणसूत्रों के द्वारा करेंगे? बताइए आप लोग सही जवाब इसका। तो याद रखिएगा मानव नर की आनुवांशिक पहचान जो है लिंग गुणसूत्रों के द्वारा किया जाता है। अब केंद्रक के द्वारा कैसे पहचान पाएंगे? पॉसिबल ही नहीं है। कोशिकाओं के द्वारा तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। कोशिका को देख करके कोई कैसे बता सकता है कि वो जो है नर का है कि मादा का है? ऑटोसोम से भी पता नहीं चलेगा, क्योंकि मेल और फीमेल में ऑटोसोम क्रोमोसोम सेम होते हैं, लेकिन लिंग क्रोमोसोम जो है यानी कि लिंग गुणसूत्र जो है अलग अलग होता है। फीमेल में XX होता है और मेल में जो है X और Y होता है। तो ये चीजें याद रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लैक ओपेरॉन का घटक नहीं है। लैक ओपेरॉन का घटक यानी कि लैक ओपेरॉन जो पढ़ाया गया है उसमें जो है बताया गया था बहुत सारे जीन के बारे में, और वही जीन के बारे में दिया हुआ है। यानी कि कौन सा जीन जो है लैक ओपेरॉन में नहीं पाया जाता है? तो प्राइमर जीन, प्रमोटर जीन, संरचनात्मक जीन, नियामक जीन। तो हम जो है प्राइमर जीन के बारे में तो पढ़ा ही नहीं है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। यानी कि प्राइमर जीन जो है लैक ओपेरॉन का घटक नहीं है। तो ये चीजें याद रखिएगा। बाकी सब जो है लैक ओपेरॉन के घटक हैं, यानी कि सब ये लैक ओपेरॉन में भाग लेते हैं, और ये प्राइमर जीन ही भाग नहीं लेता है, ये होता ही नहीं है लैक ओपेरॉन में।
तो ये चीजें याद रखिएगा। चलिएगा बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 जल्दी से पढ़िएगा। एक और बेहतरीन क्वेश्चन लगा दिया गया है स्क्रीन पे, और ये है अधिकांश उत्परिवर्तन क्या होता है? अप्रभावी होता है, हानिकारक होता है, जन्नीय होता है, ये सभी होते हैं। तो अप्रभावी का मतलब जो प्रभाव नहीं डालता है, हानिकारक का मतलब जो हमारे लिए हानिकारक होता है, जन्नीय मतलब जो जन्म से होता है, या ये सभी होगा। तो याद रखिएगा अधिकांश उत्परिवर्तन जन्म लेने के बाद होता है, और ये जो है अधिकांशतः अप्रभावी होते हैं, इसलिए इसका सही आंसर जो है ए हो जाएगा। चलिएगा बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 डीएनए रिपेयरिंग होती है। अब डीएनए किसके द्वारा रिपेयर किया जाता है? आप लोग बताइए। डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट द्वारा, या सेकंड द्वारा, या ए और बी दोनों द्वारा, या लाइगेज द्वारा? तो याद रखिएगा डीएनए को रिपेयर जो है डीएनए पॉलीमरेज सेकंड के द्वारा किया जाता है, और ये आप लोग याद रखिएगा हमेशा। इसमें मतलब डीएनए के रिपेयर करने के लिए जो है डीएनए के कौन से एंजाइम की आवश्यकता होती है? तो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की आवश्यकता होती है, और वो भी सेकंड, डीएनए पॉलीमरेज सेकंड जो है इसकी आवश्यकता होती है। चलिएगा बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 मेंडल द्वारा द्वितीयक नियम है, यानी मेंडल के द्वारा जो है द्वितीयक नियम कौन सा दिया गया? पृथक्करण का नियम? जी नहीं, इसको प्रथम नियम बोलते हैं। प्रभाविता का नियम? ये भी नहीं होगा। बहुजीवी वंशागति का नियम? ये भी नहीं होगा। स्वतंत्र व्यूहन का नियम? जी हाँ, स्वतंत्र व्यूहन के नियम को मेंडल के द्वितीयक नियम के नाम से जानते हैं। तो ये आप लोग याद रखिएगा, और इसका सही आंसर जो है डी हो जाएगा। चलिएगा बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। मनुष्य में एबीओ रक्त समूह क्या दर्शाता है? अब मनुष्य का जो ब्लड ग्रुप है वो क्या दर्शाता है? अपूर्ण प्रभाविता को दर्शाता है, या बहु अलील को दर्शाता है, या सह प्रभाविता को दर्शाता है, या डी में दिया गया है बी और सी दोनों को दर्शाता है? तो हम आप लोगों को जब पढ़ाए थे तो ब्लड ग्रुप जो है बहु अलील में भी इसका एग्जाम्पल लिखवाया गया था, यानी कि एबीओ ब्लड ग्रुप जो है ये जो है बहु अलीलता को भी दर्शाता है, और सह प्रभाविता में भी इसका जो है एग्जाम्पल लिखवाया गया था, और इसलिए इसका सही आंसर बी और सी दोनों होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सिक्कल कोशिका एनीमिया यानी कि सिक्कल सेल एनीमिया किस प्रकार का रोग है? यानी कि सिक्कल सेल एनीमिया जो डिजीज है वो किस प्रकार का? क्या लिंग संबंधित रोग है? लिंग गुणसूत्र के कारण होता है। ऑटोसोम संबंधित रोग है, ऑटोसोम क्रोमोसोम के कारण ये रोग होता है, या कमी जनित रोग है, या मेटाबॉलिक कायिक चयापचयी संबंधित रोग है? तो बताइएगा आप लोग। सिक्कल सेल एनीमिया, ये जो पहला लाइन ही जब हम पढ़ाते हैं सिक्कल सेल एनीमिया, तो उसमें बताया जाता है कि सिक्कल सेल एनीमिया जो है एक अलिंग संलग्न जो है अप्रभावी लक्षण होता है। तो याद रखिएगा अलिंग संलग्न का मतलब, अलिंग का मतलब ऑटोसोम क्रोमोसोम के द्वारा ये होने वाला रोग है। तो यानी कि ये रोग जो है ऑटोसोम संबंधित रोग है, यानी कि लिंग गुणसूत्र के कारण ना हो करके किसके कारण होता है? ऑटोसोम क्रोमोसोम, यानी कि जो 44 गुणसूत्र होता है लिंग गुणसूत्र को छोड़ करके, उन्हीं किसी गुणसूत्र में जो है कुछ गड़बड़ी आ जाती है, जिसके कारण ये रोग उत्पन्न होता है। चलिएगा बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 लेक ओपेरॉन किसका प्रतिनिधि करता है? लेक ओपेरॉन किसका प्रतिनिधि करता है? ये VVI क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन आते रहता है एग्जाम में, और इसलिए इसको ध्यान से देखिएगा। बताया जाता है लेक ओपेरॉन किसका प्रतिनिधि करता है? अनुदेशी जीन क्रियाविधि का, दमनकारी जीन क्रियाविधि का, गृह संचालन जीन संरचना का, या इनमें से सभी? तो अनुदेशी जीन क्रियाविधि तो ये होगा नहीं, दमनकारी जीन क्रियाविधि तो ये जो है सही आंसर है, क्योंकि जो है सबसे पहले जो है दमनकारी प्रोटीन का ही निर्माण करता है दमनकारी जीन, और ये फिर जाकर के जुड़ता है, जिसके कारण आगे जो है लेक ओपेरॉन की क्रिया चालू रहती है। तो याद रखिएगा इसका सही जो जवाब होगा वो दमनकारी जीन क्रियाविधि होगा। चलिएगा 16 का भी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्क्रीन पे लगा दिया गया है एक और बेहतरीन सवाल। डीएनए तथा आरएनए के प्यूरिन में कौन से नाइट्रोजन क्षार होते हैं? तो प्यूरिन में कौन कौन होता है? तो आपको बता दें, प्यूरिन में एडेनिन और गुआनिन होता है। सिंपल है, याद रखिएगा। प्यूरिन में एडेनिन गुआनिन, और पायरिमिडिन में क्या होता है? साइटोसिन और थाइमिन होता है। तो ये चीजें याद रखिएगा। और थाइमिन के स्थान पर आरएनए में यूरासिल होता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा जी? डीएनए और आरएनए दोनों में जो है प्यूरिन में नाइट्रोजन क्षार सेम होता है, एडेनिन और गुआनिन। इसका सही आंसर सी होगा। तो चलिए बढ़ते हैं एक और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
क्वेश्चन नंबर 18, ट्रिटिकम एस्टिवम क्या है? ट्रिटिकम एस्टिवम क्या है? ट्रिटिकम एस्टिवम जो है गेहूं का जो है साइंटिफिक नेम है, यानी कि वैज्ञानिक नाम है। और ये क्या है? ट्रिप्लोइड है, टेट्राप्लोइड है, या हेक्साप्लोइड है, या डिप्लोइड है? तो बताइए आप लोग क्या होता है। तो याद रखिएगा, ये जो ट्रिटिकम एस्टिवम यानी कि गेहूं जो है हेक्साप्लोइड होता है, यानी कि ये बताया जाता है कि 6 गुणित होता है, 6 गुणित होता है, त्रिगुणित ना होकर के षष्ठ गुणित जिसको बोल सकते हैं, 6 गुणित ना षष्ठ गुणित होते हैं, इसलिए इसको हेक्साप्लोइड बोला जाता है। तो इसका सही जवाब सी होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 यानी कि सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन प्रारंभ कूट है? तो प्रारंभ कूट के बारे में हम आप लोग को बताए थे, AUG जो है प्रारंभ कूट होता है, हम एक ही बताए थे। लेकिन आप देख लीजिए AUG है किस में आखिर? तो देखिएगा इसमें AUG है नहीं, इसमें नजर आ रहा है AUG, इसमें भी नहीं है, दोनों में से कोई नहीं, इसमें भी नहीं है AUG, तो इसमें है। तो AUG तो प्रारंभ कूट यानी कि जो प्रोटीन के संश्लेषण को शुरू करता है, तो ये तो होगा ही। साथ ही साथ GUG भी जो है प्रारंभ कूट ही होता है, लेकिन एनसीईआरटी में आप लोग को सिर्फ एक ही कोड दिया है AUG, लेकिन ये दोनों होगा। और बाकी तो ऑप्शन में AUG भी नहीं है, इसलिए जो है बाकी ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो गया। तो इसका सही आंसर जो है बी हो जाएगा। चलिएगा बढ़ते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन है और आप लोग इसका जवाब दीजिए। ओकाजाकी खंड है, आखिर ओकाजाकी खंड है क्या? आरएनए प्राइमर्स को बोलते हैं ओकाजाकी खंड, लीडिंग स्ट्रैंड पर आरएनए के छोटे खंड को बोलते हैं, या लेजिंग स्ट्रैंड पर डीएनए के छोटे खंड को बोलते हैं, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो याद रखिएगा, ओकाजाकी का निर्माण जो है एक लीडिंग स्ट्रैंड होता है, वो लैगिंग स्ट्रैंड होता है, जिसको लेजिंग स्ट्रैंड यहाँ पे लिख दिया है, लैगिंग स्ट्रैंड होता है। और लैगिंग स्ट्रैंड पर ही जो है बताया जाता है कि डीएनए के छोटे खंड का निर्माण होता है, और जिसको हम लोग ओकाजाकी कहते हैं। तो इसका सही आंसर जो है सी हो जाएगा। तो दोस्तों आप सभी से नम्र निवेदन है कि जो लोग अगर इस चैनल के बारे में नहीं जानते हैं, या आप लोग अगर इस चैनल से भी नए जुड़े हैं, तो हम आपको बता दें कि अभी जो है बहुत सारे जो है इस चैनल पे ऑब्जेक्टिव आने वाला है, लगभग 2000 के आसपास। अभी जो है 20 ऑब्जेक्टिव ही कुछ दिनों से लेकर के आ रहे हैं। जल्द ही जो है इसकी संख्या बढ़ा करके 50 कर दी जाएगी, और फिर उसके बाद जल्द ही जो है आप लोग के लिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है लेकर के आया जाएगा। तो अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए फिर कल मिलते हैं।